हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम एक डीसी मशीन के न्यू टॉपिक के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। द टॉपिक नेम इज टॉर्क ऑफ द डीसी मशीन, राइट? दिस इज द टुडेस टॉपिक. So far we have discussed various topics of DC machine, like different types of DC motor and generator, EMF equation, working principle, and some numerical practice on the basis of EMF equation. ये सारी चीजें already cover हो चुकी हैं previous videos में, right? So in continuation with that, आज का जो topic है torque of the DC machine, उसके बारे में हम discussion कर रहे हैं, right? तो सबसे पहले torque के बारे में बात करते हैं कि torque होता क्या है बेसिकली, DC मशीन में torque का क्या रोल है, right? तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो डीसी मशीन है वो दो तरह से रिएक्ट करती है, दो तरह से वर्क कर सकती है। एक है डीसी मोटर और दूसरा है डीसी जनरेटर, राइट? दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल हमने देखा है। डीसी जनरेटर के केस में हमने देखा है कि हम विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, एक एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से डीसी जनरेटर का आर्मेचर रोटेट करते हैं, जिसकी हेल्प से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए के अकॉर्डिंग ईएमएफ जनरेट होता है, जिससे हम सप्लाई ले लेते हैं, लोड कनेक्ट करके उसको यूज करते हैं। इन केस ऑफ डीसी मोटर हमने देखा कि जब हम एक सप्लाई लगाते हैं मोटर को, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर एक फोर्स रिएक्ट करता है, जिस फोर्स की वजह से वो कंडक्टर रोटेट करना शुरू कर देता है, राइट? तो दोनों ही मशीनों में जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो एक में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, दूसरे में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी हेल्प से आर्मेचर में जो मूवमेंट होता है वो वहां पर रियलाइज होता है, ठीक है? तो जब भी किसी मशीन को, डीसी मशीन को मोटर या जनरेटर दोनों में से किसी भी एक की तरह से वर्क कराते हैं, तो रोटर कंडक्टर्स में करंट कैरी होगा दोनों ही केस में, राइट? मोटर के केस में भी करंट कैरी होता है, जनरेटर के केस में भी करंट कैरी होता है। और जब इन करंट कैरिंग कंडक्टर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, जब भी ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स काम करता है, राइट? तो इस तरह से जो टॉर्क का प्रोडक्शन है, जो फोर्स है, जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, वो फोर्स ही एक्चुअल में टॉर्क कहलाता है। और उस टॉर्क की हेल्प से ही हमारी जो डीसी मशीन है वो एक पावर प्रोड्यूस करती है, एक फोर्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी हेल्प से हम उससे आउटपुट ले सकते हैं, राइट? तो इस तरह से जब हम एक मशीन को एज ए जनरेटर ऑपरेट करते हैं तो वो कांस्टेंट स्पीड पर रन करता है, और उस पर्टिकुलर केस में, जनरेटर के केस में, जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो टॉर्क जो प्राइम मूवर हमने लगाया है डीसी जनरेटर को रोटेट करने के लिए, उसके टॉर्क के बराबर होना चाहिए, राइट? तब जाके वो दोनों टॉर्क आपस में एक दूसरे से इक्वल होंगे, और इक्वल होने के बाद वो नलीफाई हो सकते हैं, राइट? तो जो टॉर्क हमने एक्सटर्नल फोर्स से डीसी जनरेटर को रोटेट करने के लिए लगाया है, वही अमाउंट ऑफ टॉर्क डीसी जनरेटर को भी प्रोड्यूस करना है, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट रनिंग मशीन। और जब दोनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे तो वो टॉर्क वहां पर जीरो होगा, क्योंकि देयर इज नो अदर यूज ऑफ द टॉर्क इन केस ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है? और जब आप मोटर के तरह से डीसी मशीन को रन करते हैं, तो जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है डीसी मोटर के केस में, वो टॉर्क ट्रांसफर होता है रोटर के शाफ्ट पे, जिससे हम मैकेनिकल लोड को ड्राइव कर सकते हैं, राइट? So these are the things about the torque in both the cases, in case of DC motor as well as in case of DC generator. So to understand the torque generation in case of DC machine, let us consider the equivalent circuit diagram of a DC motor. DC motor के केस में हम एक डायग्राम ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एक आर्मेचर है, this is the armature, and in between these two terminals we have connected the supply voltage V. This is positive, this is negative. A current is flowing through this circuit. Let us say it is IA, because same current will flow throughout the circuit, तो हम इसको IA बोल लेते हैं, right? And here we have back EMF and the armature resistance. We have armature resistance always as well, ठीक है? तो ये एक डीसी मोटर का डायग्राम है, और विद द हेल्प ऑफ डीसी मोटर हम यहाँ पर जो वोल्टेज इक्वेशन लिखते हैं डीसी मोटर का, दैट इज voltage equation of a DC motor is V is equals to EB plus IA RA, ठीक है? ये वोल्टेज इक्वेशन है हमारा, राइट? नाउ मल्टीप्लाई विद द आर्मेचर करंट
on both the sides of this equation, what we get? Multiplying with the armature current, we get V into IA is equals to EB into IA plus IA square RA। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे। और अब इस ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम पावर इक्वेशन भी कहते हैं। हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं IA से दोनों साइड में, तो जो इक्वेशन ऑब्टेन होती है उस इक्वेशन को हम पावर इक्वेशन कहते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द पावर इक्वेशन, राइट। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस पावर इक्वेशन, अगर हम देखें इसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज V into IA। This V into IA is called the electrical power input because we are supplying the voltage V, electrical power input to the armature. We are supplying the voltage V to the motor and we are supplying the current IA, right? So that is why this V into IA is called the electrical power input to the armature. Whereas ये जो term है IA square RA, IA square RA को हम कहते हैं copper losses, the copper losses which are occurring in armature. So these are the copper losses in armature. So generally हम जो कहते हैं एक इक्वेशन हमारे पास होती है, we know that किसी मशीन का जो इनपुट होता है that input must be equals to होना चाहिए आउटपुट प्लस लॉसेस के। ठीक है, ये एक जनरल सा इक्वेशन होता है किसी भी सिस्टम के लिए। सो इन दिस केस, इस केस में हमें क्या मिल रहा है? इस केस में हमारे पास इनपुट है इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दैट इज V into IA, हमारे पास लॉसेस है दैट इज IA स्क्वायर RA। सो E into IA क्या कहलाएगा? EB into IA will become equals to electrical equivalent of gross mechanical power developed by the armature। ठीक है, या फिर हम कहें दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, राइट। तो अगर आप इस इक्वेशन को अपनी ऊपर वाली क्वांटिटीज से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो V into IA है दैट इज द इनपुट ऑफ द मशीन, इलेक्ट्रिकल इनपुट, IA स्क्वायर RA आर द इलेक्ट्रिकल लॉसेस। तो जो हमारे पास जो थर्ड टर्म बची है आउटपुट को अगर इनसे हम कंपेयर करें तो EB into IA इज द आउटपुट। So this EB into IA is equals to electrical equivalent of gross mechanical power developed by the armature, यानी कि आर्मेचर ने कितना पावर डेवलप किया उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है ये। This is not the mechanical power because these two quantities are the electrical quantities. Here we have voltage, here we have current. So this is not a mechanical output developed by the machine, but we can say that this is the electrical equivalent of that mechanical power developed by the armature, right? Now let us assume that let capital T is called the average electromagnetic torque, developed by the armature in Newton meter. The unit of the torque is in Newton meter. ठीक है, so the mechanical power developed by the armature, mechanical power developed by the armature is denoted by capital P M। ठीक है, मैकेनिकल पावर कैपिटल P M is equals to omega into T। omega is our angular speed and T is the torque. So angular speed multiplied with the torque is the mechanical power developed, and omega here is 2 pi n into T। n is the speed, right? So these are the terms which we use here। n is the speed in RPS, small n का हम use कर रहे हैं, तो small n is nothing but the speed of rotation per second, right? क्योंकि हमें पता है कैपिटल N को हम यूज करते हैं रोटेशन पर मिनट के लिए और स्मॉल n को हम यूज करते हैं रोटेशन पर सेकंड के लिए। सो हियर वी कैन राइट एज स्मॉल n
इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन 60, राइट। अगर हम कैपिटल N यहाँ पर लिखते हैं तो इट वुड बिकम इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल N बाय 60 इंटू टी। तो दोनों ही केस से हम जैसा चाहे वैसा यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ द मैकेनिकल पावर इनपुट, the mechanical power output PM will be equals to the its equivalent of the electrical quantity, जो हमने अभी जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया था, electrical quantity of the mechanical power developed. Mechanical power developed is PM, electrical equivalent is EB into IA, so PM would become equals to EB into IA, ठीक है। and this is equals to omega into T, right, that is also equals to 2 pi N into T। ये सारी क्वांटिटी, ये सारे रिलेशंस यहाँ से हमें मिले हैं। Also we know that EB is equals to P phi N Z upon 60A। इसको भी अगर हम स्मॉल n के टर्म में कैलकुलेट करें तो इट वुड बिकम P phi स्मॉल n Z अपॉन A। यहाँ से 60 हट जाएगा तो इट वुड बिकम P phi स्मॉल n Z अपॉन A। Now putting all the values here, so therefore what we get, EB into IA, that is P phi small n Z upon A into IA will be equals to 2 pi small n into T, right। यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टॉर्क का वैल्यू। तो इसमें हम देख रहे हैं कि n से n कैंसिल हो जाएगा और कैंसिलेशन के बाद हमें जो T का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू PZ अपॉन 2 pi A into phi IA। This is the relation of the torque, right। इसी को हम कहते हैं टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो P है, दिस इज नंबर ऑफ पोल्स, वी नो दैट Z आर द नंबर ऑफ कंडक्टर्स, 2 pi is a constant, A are the number of parallel paths। अल्टीमेटली जो ये टर्म है PZ अपॉन 2 pi A, इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क इज इक्वल्स टू K इंटू फाई IA, वेयर दिस इज इक्वल्स टू K, ठीक है। हमने इस कांस्टेंट को K से डिनोट कर दिया, राइट। ऑल्सो वी कैन से कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA, दैट मीन्स the torque of the machine, torque of the DC machine is directly proportional to the flux per pole and the armature current, ठीक है। यहाँ हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, hence the torque developed in a DC motor is directly proportional to the flux per pole and armature current, right। This is what we have obtained from here. Now one more thing is interesting to know here about the torque, since we are saying कि जो torque develop हुआ that is इसका जो electrical equivalent power है that is equals to EB into IA, which is obtained from the armature, and this mechanical power is obtained from the shaft। So this electrical power will transfer to the shaft and there will be some losses in between। इसके बीच में कुछ ना कुछ losses भी होंगे, क्योंकि आर्मेचर टर्मिनल्स पे आपको इतना पावर ऑब्टेन होता है, EB into IA ऑब्टेन होता है, उसके बाद जो मैकेनिकल पावर है वो आपको शाफ्ट में मिलता है। तो इसके बीच में जितने भी लॉसेस होंगे वो सारे लॉसेस मैकेनिकल की वर्किंग की वजह से होंगे, जैसे द फ्रिक्शन लॉस ऑफ द बियरिंग्स, राइट। जो रोटेटिंग पार्ट है उनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा जिसके कारण से कुछ लॉसेस होंगे। दूसरा, ब्रशेस पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। तीसरा, कुछ हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉसेस की वजह से कुछ लॉसेस हो सकते हैं, राइट। तो दीज ऑल आर द लॉसेस जो कि मशीन में होते हैं। तो दैट इज व्हाई ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क को हम कहते हैं टॉर्क डेवलप्ड या फिर टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इस नाम से इसको यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं। बट एक्चुअल में जो टॉर्क हमें मिलता है मशीन पे वो होता है TSH, दिस इज द शाफ्ट टॉर्क। This is the actual torque which is available on the shaft, excluding the losses। losses हटाने के बाद जो torque हमें मिलता है that is called the shaft torque, which is available on the shaft here। And यहाँ पर हम कह सकते हैं the torque developed
or the electromagnetic torque is equals to shaft torque plus वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस, जितने भी लॉसेस मशीन में हो रहे हैं, राइट। तो एक्चुअल में आपका जो टॉर्क इक्वेशन का जो रिलेशन बनता है वो कुछ इस तरह से हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट ऑल द टाइप ऑफ लॉसेस अवेलेबल इन ए मशीन। उन सारे लॉसेस को कंसीडर करते हुए हम देखते हैं कि जो शाफ्ट टॉर्क है दैट इज ऑलवेज लेस देन द actually developed torque in the machine. Now let's see very briefly about the losses in DC machine. What are the various type of losses occurs in DC machine? Losses in DC machine, right? So losses in DC machine में हम देखते हैं there are majorly three type of losses. One is called copper loss. Second one is called iron losses. And the third type of losses are called mechanical losses. ठीक है। कॉपर लॉसेज में भी वेरियस सब कैटेगरीज हैं, लाइक नंबर 1 इज द कॉपर लॉसेज अकर इन द आर्मेचर कॉपर लॉसेज। सेकेंड वन इज copper losses occur in shunt field copper losses. And the third one is if there is series winding, so series field copper losses, right? While in case of iron losses, we already know there are two type of losses. One is called hysteresis loss and second one is called eddy current loss. Okay, these are the two type of losses under the category of iron loss. And in case of mechanical loss, there are majorly friction loss and windage loss. ठीक है, तो these are the various type of losses जो किसी भी मशीन में होते हैं। कॉपर लॉस इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। जो भी करंट उस मशीन में उस पर्टिकुलर फील्ड के थ्रू, उस पर्टिकुलर ब्रांच के थ्रू फ्लो होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम कोई भी कॉपर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आर्मेचर लॉस की हम बात करें तो दैट विल बी IA स्क्वायर RA, दिस विल बी IA स्क्वायर RA, दिस विल बी ISH स्क्वायर RSH एंड दिस विल बी ISE स्क्वायर RSE। तो आसानी से हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वाइल हिस्टेरेसिस लॉस और आयरन जो एडी करंट लॉसेस है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। वो क्यों होते हैं इसका डिस्कशन भी हमारा हो चुका है कि जो रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, और एडी करंट लॉसेस जो लीकेज होता है फ्लक्स का उसकी वजह से एडी करंट लॉसेस अपीयर होते हैं। वाइल जो मैकेनिकल लॉसेस है, मैकेनिकल लॉसेस में अगर फ्रिक्शन लॉस की बात करें तो दीज आर बिकॉज ऑफ द ब्रश फ्रिक्शन एंड द बियरिंग फ्रिक्शन, एंड for the windage loss these are basically the air friction, right? So ultimately mechanical loss are because of the friction, जो various type का friction machine के साथ होता है due to the mechanical part, due to the rotation of the machine, तो उन सब की वजह से जो mechanical losses machine में होते हैं उन्हीं सब को हम कहते हैं मैकेनिकल लॉसेस, राइट। इसमें जो कांस्टेंट लॉसेस हैं, मतलब बेसिकली दो टाइप के लॉसेस किसी भी मशीन में होते हैं, एक वो जो वेरी नहीं करते हैं लोड के साथ, दूसरे वो जो वेरी करते हैं लोड के साथ। तो कांस्टेंट लॉसेस की कैटेगरी में अगर हम लॉसेस को कंसीडर करें यहाँ पर, तो कांस्टेंट लॉसेस में हमारे सामने पहला आता है आयरन लॉस, दूसरा आता है मैकेनिकल लॉस एंड तीसरा आता है शंट फील्ड लॉस। These are the three losses जो कांस्टेंट लॉसेस होते हैं। जबकि वेरिएबल लॉसेस की अगर बात करें तो वेरिएबल लॉस में हमारे पास सबसे पहले आएगा कॉपर लॉस इन आर्मेचर वाइंडिंग, क्योंकि आर्मेचर का करंट आपका लोड के ऊपर डिपेंड करता है। और सेकेंड कैटेगरी में होगा कॉपर लॉस इन सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड वाइंडिंग इसलिए वेरिएबल में है क्योंकि जब वे सीरीज में लगती है तो आर्मेचर करंट ही सीरीज फील्ड वाइंडिंग के थ्रू फ्लो होता है, दैट इज व्हाई इनको हम वेरिएबल लॉस की कैटेगरी में रखते हैं। एंड द टोटल लॉसेस विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस, ठीक है। सो दीज आर द लॉसेस ऑफ डीसी मशीन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर a very small topic, that is applications of DC motor.
एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, राइट। तो जो हमने डिफरेंट टाइप की मोटर्स पढ़ी थी, जिसमें आप देखेंगे एक शंट मोटर था, एक सीरीज मोटर था और एक कंपाउंड मोटर्स था। ये तीनों टाइप के मोटर्स थे, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शंट मोटर की बात करते हैं कि शंट मोटर की क्या एप्लीकेशंस हैं, राइट। तो शंट मोटर इज बेसिकली कांस्टेंट रनिंग मोटर, क्योंकि जो उसका फील्ड है, आप उसका फील्ड देखेंगे शंट मोटर का डायग्राम आप देखते हैं, आपके पास आर्मेचर के साथ पैरेलल में फील्ड लगा होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है, दिस फील्ड वाइंडिंग इज कांस्टेंट। ये जो इसके थ्रू जो क्वांटिटीज हैं वो कांस्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई वोल्टेज हमने लगाई है वो कांस्टेंट है और सेम सप्लाई वोल्टेज फील्ड के अक्रॉस आती है, दैट इज व्हाई फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब तक फील्ड कांस्टेंट बना रहेगा तब तक मशीन की जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट बनी रहेगी, अगर हम इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ईबी अपॉन फाई। अगर हम ये जो बैक ईएमएफ है और फ्लक्स है, इन दोनों को कांस्टेंट रखते हैं तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। तो इस केस में जब आपका स्पीड कांस्टेंट होता है और जो टॉर्क है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आईए होता है, तो इन केस ऑफ शंट मोटर phi remains constant, IA remains constant, right? तो in that case torque is also remains constant। तो ये constant running machine है जो नो लोड से फुल लोड तक जाने में भी लगभग सेम स्पीड पर रोटेट करती है, कोई भी किसी भी तरह का स्पीड ड्रॉप यहाँ पर नहीं पाया जाता, राइट। तो इसको हमेशा हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर हमें कुछ ऐसी एप्लीकेशंस यूज करनी हो जहां हमें कांस्टेंट रनिंग मशीन की जरूरत पड़ती हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल लें तो वी हैव लेथ मशीन्स, as an example we have drill machines, we have weaving machines. These are some examples of shunt motor, यानी कि ये वो सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर एक कांस्टेंट रनिंग मशीन की जरूरत पड़ती है, राइट। दूसरे टाइप की जो हमारे पास मोटर है दैट इज सीरीज मोटर। सीरीज मोटर का डायग्राम एक बार बना लेते हैं। यह है हमारे पास सीरीज फील्ड वाइंडिंग, दिस इज आर्मेचर, राइट, RAC, RA एंड दिस इज द वोल्टेज। इसमें हम देख रहे हैं जो सीरीज करंट है वही आर्मेचर करंट के बराबर होता है, इसीलिए जो फ्लक्स है वो फ्लक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया IA के इस केस में, राइट। क्योंकि नेचुरली फ्लक्स जो फील्ड वाइंडिंग है उसके थ्रू भी आर्मेचर करंट ही फ्लो होगा और जितना आर्मेचर करंट यहाँ से फ्लो होगा उतना ही आपका फील्ड डेवलप होना है। इन दैट केस if we have torque is directly proportional to phi into A and phi is proportional to IA in this case of series motor, that means torque is proportional to IA square, right? करंट के स्क्वायर के बराबर टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, राइट। तो सीरीज मोटर में आप देखते हैं जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। सो जब आप मशीन को स्टार्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द मशीन आपको पता है बैक ईएमएफ बहुत कम होता है और इन दैट केस करंट हमेशा ज्यादा होता है। तो अगर करंट ज्यादा होगा तो टॉर्क कितना ज्यादा हो सकता है, वी कैन इमेजिन दिस थिंग, राइट। तो सीरीज मोटर को कभी भी हम नो लोड पर नहीं चलाते हैं, क्योंकि जब ये नो लोड पर चलेगी उस केस में मशीन से बहुत हाई करंट फ्लो होगा और उस हाई करंट के फ्लो होने की वजह से बहुत हाई टॉर्क डेवलप होता है, जिस कारण से मशीन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हो सकती है और मैकेनिकल और फिजिकल डैमेज मशीन का हो सकता है, राइट। तो इसी वजह से कभी भी हम जो सीरीज मोटर है उस तो हमेशा डीसी सीरीज मोटर को लोड कनेक्ट करके ही हमें स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर जो स्पीड का प्रॉब्लम है वो हमारे सामने आता है, राइट। तो सीरीज मोटर्स को हमेशा उन एप्लीकेशंस में यूज करते हैं जहां पर लोड हमेशा कनेक्ट रहता है और इनिशियली स्टार्टिंग के टाइम पर हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पर सीरीज मोटर में हाई टॉर्क डेवलप होता है। तो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जहां पर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए, उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है एलिवेटर्स, ठीक है। एलिवेटर्स यानी कि लिफ्ट्स जो हैं, वहां पर हम देखते हैं कि जब भी आपको लिफ्ट को ऊपर लेकर चलना है तो मोटर को एकदम से बहुत हैवी टॉर्क की जरूरत पड़ती है उस लोड को ओवरकम करने के लिए। तो ये एक एप्लीकेशन है यहाँ पर। दूसरा एप्लीकेशन है ट्रैक्शन सिस्टम। जो ट्रेन का इंजन है उसमें भी आप देखते हैं कि जब अब जो इंजन है वो खड़ा हुआ है और उसको खड़े होने के बाद उसको अगर स्टार्ट होना है, चलना है, तो इनिशियली उसको बहुत हैवी टॉर्क की जरूरत पड़ती है मोमेंटम बनाने के लिए।
तो वहां पर भी इस तरह का ये यूज किया जाता है। तीसरा एग्जांपल है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर्स में भी सेम इसी तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पाई जाती हैं, जहां पर हम हाई टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है स्टार्टिंग के टाइम पर। चौथा है हेयर ड्रायर्स। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो सारी ही ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें ड्यूरिंग द स्टार्टिंग टाइम हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो इन केसेस में सीरीज मोटर की जरूरत यहाँ पे पाई जाती है, राइट। नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप ऑफ मोटर, दैट इज कंपाउंड वाउंड। कंपाउंड मोटर्स, ठीक है। कंपाउंड मोटर्स दो टाइप की होती हैं, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, ये हम देख चुके हैं, राइट। तो इन सभी मशीन्स का जो यूज है वो लगभग शंट मोटर की तरह ही है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें जो लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर्स है उसका बहुत ज्यादा यूजेस नहीं होता, क्योंकि उसकी बहुत ही पुअर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जबकि शॉर्ट शंट जो मशीन है उसको हम एक फेयरली कांस्टेंट स्पीड की तरह से यूज कर सकते हैं, जो कि नियरली इक्विवेलेंट होती है शंट मोटर के। शंट मोटर में जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक पूरा शंट के अक्रॉस एक ये शंट वाइंडिंग लगी होती है यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग के साथ, तो उस मोटर को हम बेसिकली यूज करते हैं फेयरली कांस्टेंट स्पीड के पर्पस के लिए। और कहीं कहीं इस तरह की मशीनों को हम इरेगुलर लोड्स या सडनली हैवी लोड्स के एप्लीकेशंस में भी यूज करते हैं, राइट। तो इंडस्ट्रियल यूजेस में अगर हम देखें तो इसके जो एप्लीकेशंस पाए जाते हैं वो है लाइक प्रेसेस। प्रेसेस इन द सेंस कि अगर आपको किसी चीज को प्रेस करना हो, कोई हैवी मेटल को कट करना हो प्रेस करके, वहां पर ये इसकी एप्लीकेशंस पाई जाती है। बेसिकली कंपाउंड मोटर्स का यूजेस बहुत ज्यादा नहीं होता है, राइट। इस कारण से जो मेजर यूज है डीसी मोटर्स में, जिसमें शंट और सीरीज दो ही टाइप की मोटर्स को ज्यादातर यूज में लाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मोटर, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई छोटा 1-2 नंबर का 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीसी शंट मोटर। तो लाइक दैट यू कैन एक्सप्लेन कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ शंट मोटर एंड where we can use this type of motor, right? So in this lecture what we have done, we have seen the torque of DC machine, उसको हमने डेवलप किया, एक इक्वेशन को डिराइव किया और देखा कि टॉर्क किस किस के प्रोपोर्शनल है, राइट। फर्दर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस लॉसेस इन डीसी मशीन, बहुत ही ब्रीफली हमने उसको डिस्कस किया है, बिकॉज हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं स्टडी करना है। एंड फाइनली वी हैव सीन द एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मोटर, राइट। तो विद दिस एक्सप्लेनेशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो डीसी मोटर और जनरेटर के ऊपर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले आने वाले वीडियो से, राइट। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। इसको आप अच्छे से देखिए और समझिए, और आगे हम जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो उन पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।